विश्वमार्यमपघ्नन्तो रावणः। बहुत लंबे समय के पश्चात उत्तराखंड में आर्य महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इस सुंदर आयोजन के लिए मैं सबसे पहले आर्य अपनी सभा उत्तराखंड के माननीय प्रधान जी तिवारी साहब और उनके सभी अंतरंग सभा के सदस्यों और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इसकी आवश्यकताओं को समझा और इसके संयोजक के रूप में भाई आनंद जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य मातृशक्ति और आर्य समाज की शिरोमणि सभा सार्वदेशिक सभा के माननीय प्रधान जी श्रीमान सुरेश चंद्र आर्य जी, जो कि आज हमारे इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई दिनेश चंद्र शास्त्री जी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और आज मंच की शोभा बढ़ा रही इस शहर की महापौर महोदया नेगी जी, उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, मंच पर जो भी मैं नाम है मैं सबके शायद नहीं ले पाऊंगा, हमारे बीच में बहुत योग्य महानुभाव उपस्थित है मंच पर। सुबह के सत्र में मैंने भाग लिया और लगभग सभी के चर्चाओं को सुना। जो भी चर्चाएं यहाँ पर हुई उपयोगी चर्चाएं थी। उत्तराखंड में आर्य समाज के योगदान को लेकर के उस सत्र में भी चर्चा हुई थी और ये वाला सत्र जो है विशेष रूप से इसी रूप को लेकर के रखा गया। जितने उत्तराखंड के महानुभाव यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं वो उत्तराखंड में आर्य समाज के योगदान को मैं समझता हूँ बहुत बेहतरी से जानते हैं, समझते हैं। उसकी और बहुत बार बार व्याख्या किया जाना कोई बहुत उपयोगिता की बात नहीं है, समय की सीमाओं को देखते हुए और समय की उपयोगिताओं को देखते हुए। किंतु जब हम वर्तमान की चर्चा शुरू करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व की चीजों को देखना जरूरी होता है। मैं कुछ छोटे छोटे ऐतिहासिक तथ्य जरूर आपके सामने रख दूं, हालांकि आप उनसे परिचित होंगे, फिर भी ऐसे कुछ नौजवान साथी हैं जो शायद उनसे परिचित ना हो। सबसे पहले मैं जो नौजवान और बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं उनका जरूर स्वागत करता हूँ, जो यहाँ नौजवान बैठे हैं। एक बार तालियों बजा के, ये तो दो तो ये बैठे नौजवान छोटे हमारे बच्चे और दो ये बहुत छोटे बच्चे भी बैठे हैं भाई इस समय। हो सकता है मेरी बात को समझे ना समझे, लेकिन इस वातावरण में आना मैं समझता हूं इनके भविष्य के लिए बिल्कुल उपयोगी रहेगा। तो इनके माता पिता बधाई के पात्र हैं। बंधुओं, आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई, पर आप सब इस तथ्य को जानते हैं। हमारे अभी यशपाल शास्त्री जी अपने बहुत जोशीले वक्तव्यों को दे रहे थे कि किसी न किसी रूप में सबसे पहली आर्य समाज की स्थापना अगर देखा जाए मंदिर के रूप में, चाहे नाम उसका परिवर्तित था, तो आप ही के उत्तराखंड के अंदर नैनीताल में हुई थी। ये आप परिचित हैं कि नहीं इस बात से? कितने लोग परिचित हैं? कुछ लोग। तो आज इस तथ्य को लेके जाइएगा। उस समय महर्षि दयानंद के मन में एक विचार चल रहा था कि जो मैं बात कर रहा हूं, जो कार्य कर रहा हूं, ये निरंतर चलते रहना चाहिए। इच्छा रखी हरिद्वार के कुंभ के अवसर पर। हरिद्वार के कुंभ में आपके हल्द्वानी के लोग, नैनीताल के लोग आए थे। उस समय उन्होंने इच्छा रखी कि ऐसी सभा बननी चाहिए जो सत्य को प्रकाशित करती रहे। स्वामी जी क्या नाम हो उसका? स्वामी जी ने वैसे ही कह दिया, सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा। उन्होंने जाते ही प्रभाव कितना था महर्षि दयानंद का, इससे अनुमान लगाइए। केवल छोटी सी बातचीत हुई, मन में आया और जाकर के नैनीताल के अंदर सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा के नाम से आर्य समाज के मूल के रूप में, बीज के रूप में सबसे पहली सभा इस आपकी उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि पर ही हुई थी। उसके बाद आर्य समाज का नाम चला, नियम बने, बाद में बंबई और लाहौर और पूरे देश में फैला। और एक बड़ी बात, जुड़े कौन थे? सबसे पहले बनने वाली आर्य समाज के साथ, उस विचारधारा को बढ़ाने की इच्छा के साथ उस समय जुड़े कौन थे? उनके नाम आपको सुनकर के बड़ी मैं समझता हूं कि हैरानी भी होगी और प्रसन्नता भी होगी। उनके नामों में एक प्रसिद्ध नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो आप ही के हल्द्वानी क्षेत्र के, उत्तराखंड कहूंगा, इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। उनके मस्तिष्क में बात आई कि बात तो ठीक है, इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाना इस समय की समस्याओं का सर्वथा हल है। वो जुड़े और आगे की कथा तो लंबी है। मैं आज इतिहास के लिए नहीं बैठा बंधुओं। इतिहास सुनाने के लिए आज भी हम अगर अपने समय का उपयोग करते रहेंगे तो भविष्य की चर्चा के लिए समय बचेगा नहीं। और वास्तव में मैं आपसे ये निवेदन करता चलूं
कि वास्तव में भविष्य के लिए हमारे पास समय अब बचा ही नहीं है। आज आप ऐसे मोड़ पर खड़े हो चुके हैं। तो आज थोड़ी सी 10% चर्चा पिछली और 90% चर्चा अगली की करेंगे। अभी सबने डोला पालकी की प्रथा को देखा, होती थी। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आर्य समाजियों के सिवाय, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के सिवाय किसको वो दिखाई नहीं दी कि ये हमारे समाज की समस्या है। सोचने वाली बात है। कभी कभी लोग कहते हैं आर्य समाज है क्या, मैं व्याख्या के लिए कह देता हूं, भाई जिसको वो दिख रही थी समस्या, वो ही आर्य समाजी था। किसी को समस्या दिखाई नहीं दी कि कोटद्वार के अंदर कन्या विद्यालय नहीं है, पहले नहीं था। एक आर्य समाजी पंजाब से चल करके पाकिस्तान बनने के कारण कोटद्वार में आया, उसको समस्या दिखाई दी, उसने कन्या विद्यालय खोल दिया। समझ रहे हैं कि आर्य समाज क्या था? समस्या दिखाई देने पर उसका समाधान करने वाला ही आर्य समाज है। समस्या दिखाई देने पर उसके समस्या समाधान को करने की इच्छा रख करके उसको करने के लिए अपना सर्वात्मना बलिदान करने वाला ही आर्य समाजी है। इसके अलावा उसकी कोई और ना पहचान थी, ना व्याख्या है, ना होगी, दूसरी नहीं होगी। ठीक कहा यशपाल जी ने, मंचों से बोलना आर्य समाजी की अकेली पहचान नहीं है। महात्मा नारायण स्वामी जी आपके क्षेत्र में पहुंचे, इच्छा थी अब मैं सब स्वाध्याय करूंगा केवल अपने जीवन के लिए, लेकिन एक चीज और लोग भी देख सकते थे, जिसकी चर्चा हल्द्वानी के बाद नारायणगढ़ रामगढ़ तल्ला की रोना आता है। महात्मा नारायण स्वामी कहते हैं, मेरा हृदय कांप गया ये देख करके कि सड़कों के ऊपर मछली बिकती देखी थी, सब्जी बिकती देखी थी, सामान बिकता तो देखा था, पर मन के अंदर यह कल्पना कभी नहीं हुई थी कि इन पहाड़ों की देवभूमि के अंदर मेरी बेटियों को बेचने के लिए उनके माता पिता मंडी लगा करके बैठेंगे। और जब मैंने ये देखा, मेरा अपना स्वाध्याय करने की इच्छा जाती रही, तप करने की इच्छा जाती रही, और मन में यही भाव पैदा हो गया कि अगर मैं इस बिकती हुई बेटियों को बचाने की क्षमता रख सका, यही मेरे जीवन का अकेला तप होगा। और उस समय घोषणा पूर्वक कहा था, आज के बाद इस रामगढ़ तल्ला के अंदर एक भी बेटी को बिकने नहीं देना। और सारा समुदाय इकट्ठा हो गया। स्वामी जी आपने बात तो ठीक कही, करें क्या, इन बेटियों का करें क्या? स्वामी जी के मन में विचार आया, बात तो ठीक है, भाषण से कैसे रुकेगा। उस समय खोला था वो कन्याओं का विद्यालय। कन्याओं का विद्यालय खोलेंगे, कन्याओं को पढ़ाएंगे, और क्या करेंगे। मैं ये सोचता हूं बार बार, क्या उससे पहले उस सड़क पर बैठा हुआ माता पिता जो अपनी बेटी की बोली लगा रहा था, क्या नारायण स्वामी के पहले किसी को दिखा नहीं था? विचार करने की बात है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि आज जिन उत्तराखंड में हम बैठे हैं, आज जिन समस्याओं को हम सामने देख रहे हैं, मैं केवल आपके निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमें दिख रही हैं या नहीं दिख रही, इस चिंतन के लिए आज का सत्र है, और किसी चिंतन के लिए नहीं है। आप सुनने नहीं आए, मैं सुनाने नहीं आया। अकेला इस काम से आर्य समाज का काम नहीं बना करता। एक और चीज की ओर थोड़ा सा और चल लीजिएगा। अभी आर्य की बात चली, यशपाल आर्य जी मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में, अब शायद भाजपा में है, फिर कांग्रेस में, खैर वो अलग स्थितियां हैं। रेखा आर्य जी हैं, और भी हैं, अनेक लोग हैं। बात चली आर्य कौन, तो अभी हमारे जो मन संचालन कर रहे थे प्रवीण जी बोले महर्षि दयानंद के ऊपर बड़ा प्रभाव था। भाई सुन लेना, महर्षि दयानंद के प्रभाव की स्थिति तो थोड़ी सी अलग रख दीजिए। 1918 में जब यहां पर अकाल पड़ा और अंग्रेजों को अकाल जैसी स्थितियां अपने मन माफिक लगती थी, उनको लगता था आहा क्या आनंद आ गया, अब अकाल पड़ गया, अब ये लोग भूखे मरेंगे, हम इनको, हमारी मिशनरियां इनको अनाज बांटेंगी, और अनाज बांटने के बदले हर के गले में क्रॉस पहना करके इनको ईसाई बनाएंगी। उनके लिए आनंददायक समय होता था। लेकिन अगर उस समय वो दयानंद की सेना महात्मा हंसराज स्वामी श्रद्धानंद के रूप में लाहौर से इन पहाड़ों के जंगलों के अंदर ना जाती, और उनको जो ईसाई लगातार बन रहे थे, उनको ये ना कहती
कि तुम दलित नहीं हो, तुम तो आर्य हो, यानी जैसे हम आर्य वैसे ही तुम आर्य। तुम्हें दलित किसने बनाया? जिसने बनाया वो पाप के भागी होंगे। आज हम तुम्हें पुनः आर्य बनाने आए हैं और एक एक व्यक्ति के नाम पर, पूरे पूरे गांव के नाम पर, पूरे पूरे गांव के लोगों के आगे आर्य लगाने की जो परंपरा 1918 में शुरू हुई थी, ये उस परंपरा का भाग है, समझ लेना। ये आर्य समाज द्वारा इस जातिवाद की गहराई से जड़ी हुई एक जड़ों को निचोड़ करके, निकाल करके, खोद करके फेंकने का इससे बड़ा प्रयास दुनिया में दूसरा कहीं हुआ हो तो वो बता देना। ऊंच नीच को कितनी तेजी से उखाड़ के फेंका। मैं चाहे कितनी बड़ी जाति का हूं, मैंने कहा मैं भी अपने नाम के आगे आर्य लगाऊंगा, और तुम जन्मना किसी भी जाति को मानते हो लेकिन तुम भी अपने नाम के आगे आर्य लगाओगे। इतना बड़ा त्याग करने की क्षमता सोचना क्या किसी और में आज तक, दूसरे में, किसी में दिखी हो तो बताना। बंधुओं, यह गर्व करने का विषय है। लेकिन अब वर्तमान पे आ जाइए। ये तो गर्व किया, बहुत बड़ा काम किया आर्य समाज ने, निश्चित रूप से किया। बलि प्रथा की बात कर लें, चाहे ढोला पालकी की कर लें, दलितों के उत्थान की कर लें, कन्याओं के विद्यालयों की कर लें, ये इतिहास इतना लंबा है, 3 घंटे कम से कम चाहिए केवल उत्तराखंड में घटी हुई घटनाओं को बताने के लिए, सूत्र में। लेकिन समस्या वहां नहीं है, समस्या वर्तमान है। वर्तमान की 3 आंकड़े समझ लीजिएगा। वर्तमान के 3 राजनीतिक सांख्यिकी के आंकड़े कहते क्या है उस समझ लीजिएगा। राजनीति सांख्यिकी समझते हैं, जो राजनेता भविष्य के लिए तैयार करते हैं कि भविष्य में कोटद्वार का स्वरूप क्या होगा, हरिद्वार का स्वरूप क्या होगा, देहरादून का स्वरूप क्या होगा, मसूरी का स्वरूप क्या होगा, बद्रीनाथ का स्वरूप क्या होगा, केदारनाथ का स्वरूप क्या होगा। आने वाले समय में जनसंख्या के जो परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं उनके स्वरूप का पूर्व अनुमान लगाने क्यों कहते हैं जनसांख्यिकी के आंकड़े, राजनीतिक जनसांख्यिकी। और उसका आंकड़ा यह कहता है कि तेजी से, सबसे अधिक तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, समझना काम आपका है, मेरा समझाना नहीं है। जो समझते हो वो हाथ खड़े कर देना अपने आप। सबसे अधिक गति से बढ़ती हुई संख्या और बदलता हुआ जनसांख्यिकी के आंकड़ा जो है वो पूरे भारत में उत्तराखंड का है, सबसे तेजी से। उसके पीछे के 3 कारण समझ लीजिएगा। हमारे परिवारों का उत्तराखंड छोड़ करके गांव खाली करके जाना, उन खाली गांवों में हमारी बाउंड्री से बाहर से अंदर आने वालों का बसने का क्रम होना और बसाने का क्रम होना। गांव खाली पड़े, हमारा बेटा पढ़ करके लंदन चला गया, अमेरिका चला गया, शहर खाली हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। अपने घर में सुबह 5 बजे कौन सी आवाज सुनाई देती है, मैं नहीं बोलूंगा, अपने आप आकलन कर लेना। हनुमान चालीसा तो सुनाई नहीं देती सुबह उठ करके आपको। चाहे हरिद्वार में बैठने वाला सुन ले, चाहे देहरादून में बैठने वाला सुन ले, और चाहे नैनीताल में बैठने वाला सुन ले, और चाहे हल्द्वानी में बैठने वाला सुन ले, इवन केदारनाथ में बैठने वाला सुन ले, केदारनाथ से थोड़ी दूर गुप्त काशी में बैठने वाला सुन ले। कहां पर खड़े हैं आप, विचार करना आपका काम है। आप नहीं करेंगे, भविष्य में आप यहां से कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अपनी डायरी में 2, 4, 5 ऑप्शन लिख करके रख लीजिएगा। अब एक स्थिति को छोड़ देते हैं, अब दूसरी स्थिति पे आ जाइए। दूसरी स्थिति खतरनाक क्यों? आपकी जिम्मेदारी है। दयानंद ने सौंपी थी जिम्मेदारी, सोचो, समस्याओं को समझो, पहचानो और उसके लिए काम करो। तो दूसरी समस्या, पहली समस्या मैंने आपके सामने बता दी। आज आप मोहताज हो चुके हो सब्जी खरीदने के लिए, मोहताज हो चुके हो एसी लगवाने के लिए, मोहताज हो चुके हो इलेक्ट्रिशियन के लिए, मोहताज हो चुके हो लकड़ी के काम के लिए। गलत है तो हाँ बोलो। क्यों? सोचना भी आपका काम है, समाधान पे भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि समस्या रखना मेरा काम है, समाधान पे भी आएंगे। अब दूसरी समस्या सुन लीजिए। जिन लोगों को हमने अपने मंदिरों में आने से रोका, क्या वो पूरी तरह से काम पूरा हो गया? अब क्यों नहीं कोई टक्कर मारता आपके मंदिर में आने की इच्छा रखता? मालूम है, उन्होंने रास्ता बदल लिया। उनके लिए चर्च बना दिए गए कि जब तुम वहां नहीं जाने देते तुम्हें, तुम यहां पर आओ ना। और जो कल आपका था आज वो कल किसी और का होकर के खड़ा हो रहा है, उसके गले के अंदर क्रॉस पहनाया जा रहा है। और ये जनसंख्या सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे बढ़ती हुई जनसंख्या उत्तराखंड के गांव की है, जहां हमारा और आपका जाना आना पूरी तरह से समाप्त हो चुका। ये दूसरी इतनी बढ़ती हुई समस्या है, ये शायद अभी आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन इसका एक विस्फोट रूप में आपके सामने चीज आएगी, उस दिन आप कहोगे हाय राम, हम कहां आकर के खड़े हो गए।
जाकर के देखिए, मंदिर सूने पड़े हैं। चर्चों के अंदर दिवाली के दिन भीड़ हो रही है। वो भीड़ इंग्लैंड से आकर के नहीं बसी, अमेरिका से आकर के नहीं बसी। जिसको आपने अपने गले नहीं लगाया, ये भीड़ उनकी है जो आज दूसरे के घर पे जाकर के सामने खड़े होकर के उससे अपने भविष्य की भीख मांगने के लिए तैयार है। बंधुओं, अगर 1918 में लाहौर से स्वामी श्रद्धानंद महात्मा हंसराज यहां पर आ सकते थे देवभूमि को बचाने के लिए, तो आज आपके पास उनसे कुछ अधिक साधन है, कम साधन नहीं है। उनसे कुछ अधिक धन है, कम धन नहीं है। और उनसे कुछ अधिक जागरूकता है, कम जागरूकता नहीं है। तब ना मोटरसाइकिल थी, ना स्कूटर थे, ना कारें थे, ना और साधन थे, रेल थी, ना हवाई जहाज थे कहीं आने जाने के, ना मोबाइल थे, ना टेलीफोन, कुछ भी तो नहीं था। केवल एक अकेला व्यक्ति कुर्ता पहन करके खड़ा था। इस इंतजार में मैं इस गांव के लिए क्या कर सकता हूं, मैं इस गांव के लिए क्या कर सकता हूं। बंधुओं, बड़ी भारी समस्या आने वाली, लिख लेना कागज पे। पहली समस्या जो मैंने बोली और दूसरी समस्या जो मैंने बोली, इसको अच्छी तरह लिख लेना। उत्तराखंड की ये दो इतनी गहरी समस्याएं, आप देखें ना देखें, समस्या कम होने वाली नहीं। किसी कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागती, कभी नहीं भागी, आज तक नहीं भागी। और तीसरी और समझ लीजिएगा, जो मुझे लगता है कि शायद वो सीधे तौर पर आपकी अपनी जिम्मेदारी है। पहले मैं कभी कभी इस बात को मन से कहा करता हूं, बच्चों से पूछता हूं, छोटा बच्चा था ना यहाँ पर, कौन सा है जी? ये तो ज्यादा छोटा है, ये तो बेचारा मेरी बात को नहीं पता भी देगा। ये बेटा बैठा, कौन सी क्लास में बेटे आप पढ़ते हो? 8th में पढ़ते हो। अच्छा बताना, जंगल का राजा कौन होता है? देखो, अब इस बच्चे ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, जंगल का राजा। बोलना जी कौन होता है? अब इसको जो भी, बेटे बैठ जाओ, शाबाश। अब घर जाकर के आराम से इनके माता पिता का दायित्व है कि इसको तसल्ली से समझा दें कि अब जंगल का राजा शेर नहीं होता। ये लोकतंत्र है बंधुओं। अब जंगल का राजा शेर नहीं होता, राजतंत्र में शेर होता था। अब जंगल में कुत्ते ज्यादा होंगे तो राजा कौन बनेगा? बोलना जरा। और गीदड़ ज्यादा होंगे, राजा कौन बनेगा? कौन बनेगा बहन जी? शेर को मिल करके बाहर निकाल करके खूंटी पे बांध देंगे, तू यहां बंध के खड़ा हो जा, अब तेरा कोई काम नहीं रह गया। आज शेर की बार बार आप बात करते हो, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, म्यांमार चला गया, नेपाल चला गया, सब कुछ चला गया, फिर हम कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। आखिर कहां की इंतजार कर रहे हैं? कौन से समय की इंतजार कर रहे हैं? उस समय की इंतजार शायद कहीं ना कहीं हमारी चूक से हो रही है। वो चूक क्या, वो समझ लीजिएगा। वो चूक ये है, हमारे पिताजी 6 भाई थे, हम 4 हैं, हमारे 2 हैं, अगले के 1 है और 1 के बाद 0 है। आगे आने वाले समय में आपकी इतनी दुर्गति की स्थिति बनने वाली है, इसका आकलन आपने किया या नहीं किया? ये सब अपने आप में अंदर झांक लेने वाली वस्तु हो चुकी हैं बंधुओं। मुश्किल ये हो चुकी कि इस समस्या को हम ना देखना चाहते, ना पहचानना चाहते, और हमारे ऊपर आज कल्पना आर्य जी बहुत अच्छी बात बोल रही थी, बिल्कुल ठीक बोली, ध्यान दीजिएगा। हमारी योजनाएं हम नहीं बना रहे, हमारे परिवार नियोजन की योजनाएं अमेरिका में बैठ के बनती हैं, चाइना में बैठ के बनती हैं कि कैसे इस देश के अंदर हिंदुओं की आबादी को कम करने के तरीके खोजे जाएं। उसी के एंगल से प्रचार तंत्र बनता है, उसी के एंगल से मूवीज बनती हैं, उसी के एंगल से वृत्त चित्र बनते हैं, उसी के एंगल से टारगेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं, उसी के एंगल से भारत सरकार के कानूनों में अपना दखलंदाजी की जाती है। और उसी के आधार पर हमारी जनसंख्या की जो परिस्थिति इस देश में होती चली जा रही है, वो इतनी खतरनाक परिस्थिति है। हर 10 साल बाद आप कितने घट रहे हो, हर 10 साल बाद आप कितने घट रहे हो, इसका अनुमान आप नहीं लगाना चाहते, तो ये किसी का दोष नहीं है बंधुओं। और इसके बाद जो खतरनाक स्थिति आने वाली है वो जरूर सुन लीजिएगा। वो क्या है खतरनाक स्थिति? अभी हम 2 हैं, मुझे नहीं पता आप में से शायद जिनकी शादी 20 साल से अंदर हुई होगी, उनके 3 भी होंगे, हो सकता है 2-4 के हों, मुश्किल है। और वो जो 2 हैं, उनमें से एक लंदन बैठा है और एक अमेरिका बैठा है, और आप यहां पे बड़ा अच्छा आनंद ले रहे हैं, मेरा बेटा सेट हो गया। यानी हमें लगता है भारत में रहने वाला अब सेट है, अमेरिका जाने वाला सेट हो गया। पता नहीं हमने अपनी संतान को विदेशों की उन्नति के लिए बनाया था या अपनी संतान को इस देश की उन्नति के लिए पैदा किया था।
कहीं ना कहीं हमसे भूल हो रही है बंधुओं। पैसे के बहाव में हम अपने देश का, हम अपनी जाति का, हम अपनी संस्कृति का, हम अपने परिवारों का, हम अपने समाज का भविष्य दांव पर लगाते चले जा रहे हैं। आज अगर इस सत्र में, इस उत्तराखंड के सम्मेलन में गहराई से इस चीज की ओर चिंतन ना किया, समझ लीजिएगा हमारा दोष कहीं ना कहीं जाकर के इस देश को समाप्त करने की ओर ना बढ़ जाए। और वो जो षड्यंत्र मैं बताना चाहता हूं वो और सुन लीजिएगा। वो षड्यंत्र है सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक। उसका नाम है चाइल्ड फ्री इंडिया। क्या नाम है जी? अभी आप इस सत्र के खत्म होते सबके हाथ में मोबाइल है, अपने अपने मोबाइल को खोज लेना, उसमें चाइल्ड फ्री इंडिया डालना। इतनी एजेंसियां हम आपके पढ़े लिखे नौजवान को यह समझाने के लिए काम कर रही हैं, बेटा जीवन में आए हो, आनंद लेने आए हो, पैसा कमाया है, किसी और के लिए थोड़ी कमाया है, आनंद लेने के लिए कमाया है। क्यों संतान की जरूरत है? क्या संतान की जरूरत है? बोलो आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगा। इतनी खतरनाक साजिश आपके खिलाफ आप ही के देश के अंदर चल रही है। आप शांत हैं, आप चुप हैं, समझ लेना कि आप उस आहट को पहचान नहीं पा रहे हैं जो आपके बिल्कुल निकट आकर के खड़ी हो चुकी है। जालंधर के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम था, उसका एक बुक विमोचन, पुस्तक विमोचन, उसमें यह बोला कि मैंने एक पुस्तक छापी है। पुस्तक का नाम था द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर पुस्तक थी, 700-800 पेज की मोटी पुस्तक। मेरे को भी 2 शब्द बोलने का अवसर मिल गया। मैंने कहा मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा, जो इस पुस्तक को ना पढ़ सके 800 पेज की, उसका मैं थोड़ा सा 1-2 शब्दों में समाधान दे देता हूं। बोले बताइए। मैंने कहा सुनना चाहते हैं? बोले बताइए। मैंने कहा इसका समाधान केवल एक है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का कारण केवल एक था, वो ज्यादा थे आप कम थे, बाकी और कोई कारण नहीं था। हम उसी की इंतजार कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं अब जागने का समय। आप कहेंगे करें क्या? तो सबसे खतरनाक स्थिति में जो जा रहे हैं उसके निदान का एक, और उससे अगली स्थिति के लिए एक दूसरा। तो 2 वाक्य में अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा चल करके। पहला है, अपने परिवारों के हमारे रिश्ते समाप्त होते चले जा रहे हैं तेजी से। भाई है बहन नहीं है, बहन है भाई नहीं है, 2 भाई हैं तो बहनें नहीं है, 2 भाई हो गए तो बहन होने का कारण ही नहीं है, 1 भाई हो गया तो 1 बहन भी होने का कारण नहीं है। और इस कारण से मौसी, मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, सब टोटल रिश्ते इस समाज में समाप्त होते चले जाएंगे। आने वाले समय में एकाकी जीवन जीने वाले यहां पर मिलेंगे, उनको कोई भी अपने गले में रस्सी बांध करके किधर भी खींच के ले जाएगा। ये आपका सारा समाज का ताना वाना बुना हुआ धरा का धरा रह जाएगा। ये देश आपका रहने वाला नहीं। मेरी बातों को आज नहीं, आराम से घर जाकर के चिंतन कर लीजिएगा। आंकड़ों के खेल हैं, आंकड़ों के अलावा ये कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा सार्वदेशिक सभा का नारा है, रिश्ते बचाइए। बोलिए एक बार जोर से। जल्दी नहीं होगा काम, समझिएगा। ये 2 दिन का खेल नहीं है कि आज बोला और कल से शुरू। माहौल पैदा करना पड़ेगा, जरूरतें बतानी पड़ेंगी। आज धन की कमी नहीं है। कोठी में 12 लोग, 12 कमरे हैं, रहने वाला 1। पहले कमरा 1 था, रहने वाले 12 इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे खाते थे। किसी हिम्मत है हाथ लगा के देखे। एक भाई आता था, 4 भाई साथ में खड़े होते थे। देखता हूं तेरे मैंने भाई को कैसे बोल दिया। आज पूरी कोठी खाली पड़ी है। दिल्ली की कम से कम मैं कहता हूं 20% कोठियां ऐसी जिसमें कोई रहने वाला नहीं, नौकरों के भरोसे कोठियां छोड़ रखी। ये वर्तमान अवस्था है। कोट द्वार भी इसके आगे जा दिया, छूता नहीं होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। इसलिए एक निवेदन आपसे कर देता हूं, आज के बाद अपने जीवन का छोटा सा लक्ष्य बना लीजिए। जो उस समय समस्याएं थी लड़कियों को पढ़ाने वाली, अब नहीं है। अब वो सारी समस्याएं एड्रेस हो चुकी, सरकारें कर रही हैं। अब हमारा काम है समाज की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना। परिवार कमजोर हुआ, समाज समाप्त हो जाएगा। इसलिए रिश्ते बचाइए का अभियान एक एक व्यक्ति अपना लेकर के चले। नौजवानों के बीच में बैठें, बातचीत करें, चर्चा करें और आराम से इस बात की तैयारी करें, कम से कम हमारे परिवारों में भाई बहनों के रिश्ते बचें, मौसी, मामा, जीजा, साला, कोई तो रिश्ते बचें। और वही रिश्ते हमारे परिवारों को मजबूत करेंगे। वही परिवार हमारे समाज को, और वही परिवार अंततः इस देश को मजबूत करेंगे। नहीं तो देश आपके हाथ में रहने वाला नहीं। और अब दूसरा निवेदन और सुन लीजिए। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या रही है और है, बांटा जा रहा हमें। ये अगड़ी जाति के हैं, ये पिछड़ी जाति के हैं। ये अगड़ी जाति है, ये पिछड़ी, और फिर उनमें ये अति पिछड़ी, ये आदिवासी। अरे भाई, ये सब ऋषि राम की संतान है, सब कृष्ण की संतान है, इसी भारत की संतान है। कौन ने बांटा इनको अलग अलग? मेरी वोट की, अंग्रेजों की वोट की राजनीति ने बांटा, और हम उसको ढोए चले आ रहे हैं, ढोए चले आ रहे हैं, ढोए चले आ रहे हैं।
आज इस बात को चिंतन करना पड़ेगा आप सभी को मिलकर के कि अगर हमने उस वर्ग को, जिस वर्ग को उन लोगों ने हमसे अलग करके बाहर खड़ा किया हुआ है, अंदर मत आना। आज अगर आर्य समाज ने अपने कंधों को, केवल जयानंद भारती की जय लगाने से बात नहीं बनने वाली बंधुओं। जयानंद भारती दिखा गए रास्ता, हमें दिखा गए, अब तो आगे काम हमें करना है। वो बार वापिस आने वाले नहीं, आपके रूप में आएंगे। ये वहां पे नौजवान साथी बैठे, इनके रूप में आएंगे। मत सोचिए हम नहीं कर सकते काम। ये माताएं बैठी हैं, आपने परिवार का निर्माण कर दिया, बच्चे सक्षम हो गए, अब अपना समय आर्य समाज को दीजिए। इन समस्याओं के निदान के लिए घर से निकलिए, जे कॉलोनी में जाइए, थोड़ा समय लगाइए। इतना बड़ा आर्य समाज मंदिर हमारे पूर्वज बना करके चले गए, उन लोगों को मिलकर के उनको यहां पर लाके तो देखिए, आपका देश भी बचेगा, समाज भी बचेगा। कोई उनको अलग करने की ताकत नहीं रख सकता अगर आपने उनके गले लगाने की ताकत रख ली। अगर कोई उनको वहां नहीं जाने देता, आर्य समाज की यज्ञशालाएं खुली हैं। आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि देश के अंदर 40 आर्य नगर बने थे, 40 आर्य नगर बने थे। उन्हीं आर्यों के लिए जिनकी चर्चा यहां पर हो रही थी। कहते हैं हमारे पास घर नहीं है, आर्य समाज ने कहा तुम्हारे लिए आर्य नगर बनाएंगे। आर्य नगर बनाया, घर दिए, मकान दिए, आर्य समाज मंदिर बना के दिया कि अब तुम और हमारे में कोई अंतर नहीं, यहां पर रहो। कहीं ना कहीं परंपराएं छूट गई हैं, इसलिए मैं आज आपसे आह्वान करने चला हूं। आर्य समाज मंदिर में आने से हमारा काम पूरा नहीं होता। आर्य समाज मंदिर में आकर के यहां से जाने के बाद हमारा काम शुरू होता है। जयानंद भारती ने सुना कि डोला पालकी गलत है, सुन लिया, उसके बाद जाकर क्रियान्वित कर दिया। अड़ गए, डोला पालकी तो निकलेगी, दिक्कत आई, कोर्ट गए, फैसला किया। आज वो समस्या काफी हद तक कम है, ऐसा मैं नहीं कहता, समाप्त हो चुकी है। न्यूनतम भी है, तब भी उसको सोचना पड़ेगा। और अपने हृदय के अंदर से अगर कोई भाव पुराने संस्कारों का चल भी रहा है, ये फलानी जाति, ये फलानी जाति का है, आज इस समाज के उत्सव में निकाल करके जाना उस भाव को। ये सारे के सारे लोग जो उत्तराखंड की धरती पर रहते हैं मेरे ही भाई और बहन हैं। एक भी ऐसा नहीं जिसकी हिम्मत हो कि क्रॉस पहना करके या कुछ और पहना करके मेरे समाज से इसको अलग करके ले जाए। यही मेरी ताकत है, यही मेरी बाजू है। इसलिए एक नारा लगा लीजिए, गले लगाइए। क्या नाम है जी? जोर से बोलिए ना। अगर आपने आज ये फैसला कर लिया, आपके आस पड़ोस में रहने वाली ऐसी कोई महिला, बेटी, कोई विधवा बहन जिसको आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप घर से खड़े होकर के उसकी सहायता के लिए कुछ भी कर सकें, मैं समझता हूं वही समाज को बचाने के लिए चीज काम आने वाली है। पगड़ियां बांधने से, झंडे लगाने से, नारे लगाने से, लंबे लंबे यात्राओं से अब ये समाज बचने वाला नहीं। एक एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मैं ही जयानंद भारती हूं, मैं ही ब्रह्मचारी ये हूं, जितने नाम हमारे सामने बताए थे, पंडित रघुवर दयाल जी का नाम, शांति प्रकाश जी का नाम, ब्रह्मचारी बालक राम जी का नाम, सोहन लाल जी का नाम, यशपाल आर्य जी, भूल जाए क्या देहरादून वालों को? रात दिन काम किया आर्य समाज के लिए, सभा खड़ी करी हमारी। और सत्यानंद मुंजाल जी का नाम भी नहीं भूलता, जिन्होंने लुधियाना से आकर के इस पौड़ी के क्षेत्र में लंबा समय तक काम करते रहे, नई नई आर्य समाज बनाते रहे। तो बंधुओं, अनंत चीजें नहीं कही जा सकती। मैंने 2 ही विषय रखे हैं आपके सामने। पुरानी आर्य समाजों को जिंदा कीजिए, जीवित कीजिए, घर छोड़िए, समाज में जाकर के रहिए 1-1 सप्ताह तक। माताओं से भी अनुरोध करूंगा, मत सोचिए आपका काम नहीं है, ये समझ लिए मेरा जीवन इसी के लिए समर्पित हो। केवल हमारी नजीबाबाद से आने वाली बहन जी जो जीवन दे रही हैं, गुरुकुल चला रही हैं, नजीबाबाद वाली आचार्य जी, प्रेमवदा जी, वही क्यों जीवन दान करें? मैं क्यों ना पूरा जीवन दान करूं? ना करूं, 2 घंटे रोज का करूं, 3 घंटे रोज का करूं, कर सकता हूं, कर सकती हूं। नए नए घरों में हवन करवाने जाइए, थैला टांगिए, 4-10 किताबें डालिए, चल पढ़िए, 10 को दे करके वापिस आ जाइए। कोई पढ़ेगा, पढ़ेगा, आएगा, मिलेगा, कहेगा बहन जी आपने बहुत अच्छी पुस्तक दी है। तो इसलिए आज की इस चर्चा को मैं समाप्ति की ओर ले चलता हूं, क्योंकि हमारे बीच में अनेक अतिथि महानुभाव भी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी भी चर्चाओं को हम सुनेंगे, उनसे भी कुछ ना कुछ मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। तो 3 निवेदन कर देता हूं। 2 निवेदन मैंने सार्वदेशिक सभा के एजेंडे के तहत किए आपने आपको। पहला निवेदन है, रिश्ते बचाइए। क्या है जी? हमारे एक दिल्ली में सज्जन हैं, उन्होंने क्या घोषणा करी, स्कूल चलाने वाले हमारे आनंद जी, उन्होंने कहा पहले बच्चे की फीस 1000, दूसरे बच्चे की फीस अगर 2 बच्चे आते हैं तो 750, तीसरा बच्चा आता है तो 500 लूंगा तीनों के, और 4 बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाऊंगा। सरकारों ने भी उल्टा नियम बना रखा है बहन जी। सरकार कहती है 2 के बाद
कोई सब्सिडी नहीं देंगे। हिंदू समाज को नियम बनाना पड़ेगा कि 4 बच्चे होंगे तो चारों की शादियां आर्य समाज में फ्री कराएंगे। तू संतान उत्पत्ति कर, बाकी का काम हम सारा समाज मिलके कर लेंगे, चिंता ना होने दो उसको। वही संतान आपके देश को चलाएगी। चाइना ने एक पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, आपको मालूम है कि नहीं? कितनों को मालूम है? समझ गया चाइना की, चाइना बर्बाद होने की तरफ चल पड़ा, तब उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी को तुरंत बदल करके 2 चाइल्ड पॉलिसी में ले आया है। कितनों को मालूम है? और तीसरी बात कितनों को मालूम है कि चाइना ने यह समझ लिया था कि अगर ये 2 चाइल्ड पॉलिसी हमारी रही, हम पूरी दुनिया पे अपना अधिकार कभी नहीं कर सकते, और उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी को ऑफिशियली बदल करके 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। यह बात मालूम है कि नहीं है? नहीं मालूम तो आज सुन लीजिए, यह सम्मेलन है इसलिए। चाइना की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के देखिए, 3 चाइल्ड पॉलिसी चाइना की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव ही इस चाइना की सबसे बड़ी संपत्ति है। भारत इस देश को समझा या नहीं समझा, या समझने में भी कुछ समय लगेगा, मैं इस ओर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमें और आपको इस समस्या को समझना पड़ेगा। आज अपने बच्चों के साथ बैठ करके देश की वर्तमान भविष्य की स्थिति की चर्चा कर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आर्य समाज अपनी उसी भूमिका में दोबारा से काम करने की तैयारी करेगा, जिस भूमिका को 1900 से लेकर के लगभग 40 साल पहले तक आर्य समाज निभाता रहा। 30-40 साल में थोड़ी सी न्यूनता तो आई, कोई दिक्कत नहीं। पुनर्जन्म होता आर्य समाज का, तो व्यक्ति का होता। आज आपने भाषण सुन लिया, पुनर्जन्म हुआ, तो हमारा भी कोई मृत्यु नहीं है भैया, आर्य समाज की पुनर्जन्म होगा। पुनर्नवा है औषधि, बहुत सुंदर स्वामी रामदेव जी बताते हैं, दोबारा से रिवाइव करने वाली। तो आर्य समाज के अंदर आज भी वही ऊर्जा है, आज भी वही ताकत है। इतने सारे नौजवान लगे हुए, कोई निराशा की बात ना थी, ना है, ना कभी होगी। आर्य समाज का काम ईश्वरीय काम है, मेरा और आपका नहीं है। आर्य समाज का काम उस वेद का काम है, जो वेद का ज्ञान ईश्वर ने हमें प्रदान किया था कि जाओ इस दुनिया में बांटो। आपको और मेरा सौभाग्य है कि हम उस परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। कई प्रधानमंत्री जी का प्रतिनिधि यहाँ पे आ जाए, इतना सम्मान आप करेंगे, देखो जी मोदी जी का प्रतिनिधि आया। अरे हम तो उस परमपिता परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, उस दयानंद के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। अपना सौभाग्य मान करके आगे आने वाला समय, अपने जीवन का क्षण क्षण और पल पल केवल आर्य समाज के लिए जीना, क्योंकि आर्य समाज के लिए जीने का मतलब है समाज के लिए जीना, देश के लिए जीना, राष्ट्र के लिए जीना, मानव सभ्यता के लिए जीना। आर्य समाज का अपना कोई काम नहीं। आर्य समाज का अपना कोई काम होता तो हमारे आर्य समाज मंदिर भी संगमरमर से जड़े हुए होते। आर्य समाज ने मानव निर्माण किया, अनाथों का निर्माण किया, कन्याओं का निर्माण किया, विद्वानों का निर्माण किया, सन्यासियों का निर्माण किया। इन भवनों में करोड़ों रुपए ठोके नहीं कि किसी अरब से आने वाले को न्योता दे दें और लूट कर ले जाओ। आज कहीं ना कहीं चूक हो रही है समाज में, इसलिए मानव निर्माण की फैक्ट्री रुकनी नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति इस उत्तराखंड के सम्मेलन से अति उत्साह लेकर के, बिना देखे कौन क्या करता है, मत देखिए कौन क्या कहता है, केवल ये देखिए मैं क्या कर पाता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए आज इन शब्दों के साथ में आप सभी का आभार करते हुए एक निवेदन और करता चलूं। जाते समय एक प्रसाद लेके जाना यहां से। वो प्रसाद है जो पीछे देने वाले बैठे हुए हैं, साहित्य विक्रेता। यह साहित्य ही आर्य समाज की पूंजी थी, यही है। जब गंगा से जाते हैं तो प्रसाद लेकर के जाते हैं और बोतल भर के ले जाते हैं, पड़ोसियों की थोड़ी थोड़ी बांटते हैं। बहन जी गंगा से नहान करके आए हैं, बद्रीनाथ से स्नान करके आए हैं, आपके लिए भी गंगा जल की 2 बूंदे लाए हैं। उस गंगा जल से कितना पवित्र होता है व्यक्ति नहीं होता मैं नहीं कहता, उस गंगा जल से कितना स्वस्थ होता है व्यक्ति मैं नहीं कहता, लेकिन ये जो गंगा जल रूपी प्रसाद यहाँ पर लोग दे करके बैठे हैं, 2-2, 4-4 पुस्तकें आज कल लेकर के जाना। ये जितने पुस्तक विक्रेता हैं खाली हाथ जाएंगे, समझ लेना आपका सम्मेलन सफल हो गया। बिल्कुल खाली हाथ भेजना इनको, समझ लेना 1000 रुपए की 500 रुपए की पुस्तकें खरीदूंगा, अपने पड़ोसी को जाकर के दूंगा। बहन जी उत्तराखंड के सम्मेलन में गए थे, लाए, जाने दीजिए, मत सोचिए पढ़ेंगे वो, ये सोच के मत दीजिएगा कि वो पढ़ेंगे, लेकिन आपने अपना काम पूरा किया, बाकी का काम उन पे छोड़ दीजिए। बाइबलें बांटी जा रही हैं, कुरान बांटी जा रही हैं, वो जानते हैं कि ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनको मालूम है इनके घर पे चली गई, कभी निकलेंगे नहीं। आने वाली संतान कहेंगी देखो हमारे घर बाइबल पढ़ी है। इस पद्धति से जो लोग चल रहे हैं उनकी काट के लिए हिंदू जाति का जागना बेहद जरूरी है, और उसको जगाने के लिए आप और हम महर्षि सिद्धांत के उस पथ पर चलते हुए निश्चित रूप से काम में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने बच्चों को सक्रिय करके आर्य समाज में लायक कीजिए। सुने ना सुने, समझे ना समझे, शोर मचाएं, जितना मर्जी दौड़े भागे, दीवारें गंदी करें, बच्चों को ले आएंगे, आर्य समाज बच जाएगा और यही आर्य समाज देश को बचाने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में
आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शम। पुनः आयोजकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस काल में उन्होंने इतने सुंदर सम्मेलन की रचना की, आसान नहीं होता। तिवारी जी को आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां, उनके आनंद जी को, तिवारी जी को और हमारे पूरे मंत्रिमंडल को जोरदार तालियां और उनका अभिनंदन करें। ऐसे आयोजन होते रहेंगे, हम लोग और विचारते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य संदेश टीवी देखते रहें, 24 आवर आर्य समाज का चैनल है, लोगों तक पहुंचाते रहें, बताते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विनय जी। अभी आपने बताया कि हम रिश्ते बचाओ का प्रोग्राम चलाना है, मगर हमारी सरकारें हमारे रिश्ते खत्म करने में लगी हुई हैं। वो कहते हैं जिनके यहाँ 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनका वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा, तो हमारे रिश्ते कैसे बचेंगे। हमको आज एक प्रस्ताव ये भी पारित करके भेजना पड़ेगा सरकार के पास कि हमें इस सम्मेलन के द्वारा रिश्ते भी बचाने हैं। इसलिए ये जो नए नए कानून सरकार बना रही है हमारे को मिटाने का, हम उनका सख्त विरोध करते हैं। हमें रिश्ते बचाने हैं। हम 2 या 3 बच्चों से कम नहीं करेंगे अपने परिवारों में। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे परिवार खत्म हो जाएंगे, हमारी संस्कृति मिट जाएगी, मौसी नहीं रहेगी, मामा नहीं, चाचा नहीं रहेगा, ताऊ नहीं रहेगा। तो ये सब रिश्ते हमें बचाने हैं। तो धन्यवाद। हमारे बीच में इस बीच हमारे